नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है और यहाँ ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट अब एक्सपेक्टेड स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा। ये मिसाइल ओरिजिनली ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन मानी जा रही थी। मैक 7 से 8 स्पीड, अराउंड 1500 किलोमीटर रेंज और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की कैपेबिलिटी के साथ, लेकिन डेवलपमेंट टाइमलाइन डिले हो चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसका टेस्टिंग फेज 2027 से 28 के आसपास पुश होता दिख रहा है। मेन इशू यहाँ कॉस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सेस का है। स्क्रैमजेट इंजन और कोर कंपोनेंट्स का कॉस्ट काफ़ी हाई हो गया है और रसिया की तरफ से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लिमिटेड है। इसी वजह से मिसाइल की पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो लार्ज स्केल यूज़ के लिए प्रैक्टिकल नहीं लगती। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी अगर एक मिसाइल की कॉस्ट इतनी हाई हो कि उससे रूटीन टारगेट जैसे एयरबेसिस या कमांड सेंटर पर डिप्लॉय करना फीजिबल ना लगे, तो फिर इसको बिल्ड करना और सस्टेन्ड स्ट्राइक मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी रीजन से अब फोकस इंडिजिनस हाइपरसोनिक प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है और डीआरडीओ अपने प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर रही है, जिसमें प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर मल्टीपल सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यानी परफॉर्मेंस के साथ कॉस्ट को बैलेंस करना, जिससे मिसाइल को स्केलेबल नंबर्स में प्रोड्यूस किया जा सके। साथ ही इंडिया लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक सिस्टम और ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहा है, जिससे कि डिफरेंट मिशन रोल्स कवर किए जा सकें। ओवरऑल सिचुएशन ये इंडिकेट करती है कि स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही है। जॉइंट प्रोग्राम्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब फोकस इंडिजिनस सिस्टम पर ज़्यादा दिया जा रहा है, जहां कंट्रोल, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी तीनों फैक्टर्स बेटर मैनेज किए जा सकें। अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कमत ने कंफर्म किया है कि तपस मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी प्रोग्राम के अंडर डेवलप हुई टेक्नोलॉजीज अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ शेयर की जा रही हैं। ये स्टेप डायरेक्टली लिंक्ड है अपकमिंग ट्राई सर्विसेज टेंडर से, जहां लगभग 87 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी प्रोक्योर किए जाने हैं। इस टेंडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मल्टीपल इंडियन कंपनीज और कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन वाले सॉल्यूशंस भी रेस में हैं। अब जो कोर चीज़ यहाँ समझने वाली है वो ये है कि मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैटेगरी के यूएवी डेवलप करना सिंपल नहीं होता। इसमें मल्टीपल क्रिटिकल सब सिस्टम की मैच्योरिटी जरूरी होती है। इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स ने डीआरडीओ से मेन टेक्नोलॉजीज एक्सेस करने की डिमांड की थी, जो अब उनके अकॉर्डिंग शेयर भी की जा रही है। सबसे पहले बात लैंडिंग आर्किटेक्चर की। ट्राई साइकिल लैंडिंग गियर डिजाइन जो स्पेशली ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसके साथ डीआरडीओ का ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है, जो रिमोट या सेमी प्रिपेयर्ड एयरस्ट्रिप पर ऑपरेशंस पॉसिबल बनाता है। फ्लाइट कंट्रोल साइट पर डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम इंक्लूडिंग फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और कंट्रोल लॉज ये इंश्योर करते हैं कि यूएवी स्टेबल रहे और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन में सेफ ऑपरेशन मेंटेन करे। नेविगेशन के लिए इंडिजिनस गगन सिस्टम इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे पोजीशनिंग एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और फॉरेन जीपीएस डिपेंडेंसी कम होती है। इंजन परफॉर्मेंस के लिए इंजन कंट्रोल यूनिट का रोल इम्पॉर्टेंट है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं। ये लॉन्ग इंड्योरेंस मिशन के लिए क्रिटिकल फैक्टर होता है और कम्युनिकेशन सेगमेंट में भी काफ़ी फोकस दिया गया है। सेटकॉम और लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक्स सी बैंड और केयू बैंड के थ्रू इंश्योर करते हैं कि यूएवी लॉन्ग रेंज पर भी कनेक्टेड रहें। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में यूएवी कम्युनिकेशन रिले नोड के रूप में भी काम कर सकता है, जो ग्राउंड फोर्सेस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली डिफ़िकल्ट टेरेन में। ग्राउंड कंट्रोल साइट पर यूनिवर्सल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, जिससे मल्टीपल यूएवी टाइप को एक कॉमन इंटरफेस से ऑपरेट किया जा सके। इससे इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव होती है और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ओवरऑल देखा जाए तो डीआरडीओ अब सिर्फ खुद प्लेटफॉर्म डेवलप करने पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, जहां प्राइवेट कंपनीज भी एडवांस सिस्टम डेवलप कर सकें। अगली खबर की बात करें तो साउथ कोरिया का एचडी हुंडई ग्रुप तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का एक नया शिपयार्ड एस्टेब्लिश करने का प्लान लेकर आया है। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, यानी बिल्कुल न्यू फैसिलिटी फ्रॉम स्क्रैच। थूथुकुडी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सी एक्सेस मिलता है, जो शिप कंस्ट्रक्शन, ट्रायल्स और डिप्लॉयमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू साउथ कोरिया इंडिया के डिफेंस से बिल्डिंग इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना चाहता है। इसी के पैरेलल में
जापान भी इंडिया को अपनी मोगामी क्लास फ्रिगेट टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऑफर दे चुका है, जिसमें को प्रोडक्शन का ऑप्शन भी इंक्लूडेड है। यानी सिचुएशन ये है कि अब मल्टीपल कंट्रीज इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाह रही हैं नेवल डोमेन में। साउथ कोरिया की तरफ से जो मेन ऑफरिंग आ रही है वो है HDF 6000 फ्रिगेट, जिसे एक्सपोर्ट फोकस्ड डिजाइन के रूप में डेवलप किया गया है और ये अराउंड 6500 टन क्लास का वॉरशिप है, जिसे कैपेबिलिटी के हिसाब से मिनी डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में भी देखा जा रहा है। इसमें मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम दिए गए हैं, 76 mm गन, 48 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल्स और क्लोज इन डिफेंस सिस्टम। ये कॉन्फ़िगरेशन करंट नेवल वॉरफेयर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है, जहां मल्टी रोल कैपेबिलिटी जरूरी होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी समझना जरूरी है कि जापान प्राइमरी तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डिज़ाइन शेयरिंग का ऑफर दे रहा है, जबकि साउथ कोरिया एक स्टेप आगे जाकर इंडिया में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा सेटअप करने की बात कर रहा है। तो यहाँ इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। गवर्नमेंट का टारगेट भी क्लियर है, 2047 तक इंडिया को टॉप ग्लोबल बिल्डिंग नेशन में लाना, और ऐसे इन्वेस्टमेंट उस डायरेक्शन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।